हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। मैंने इसमें चैप्टर वाइज सारे कंसेप्ट डिटेल में क्लियर किए हैं। आप इन वीडियोस को देखिए और अपने क्लासमेट्स के साथ भी इनको शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने वेयर हाउसिंग का मतलब, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन किए थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ये वाली वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज में 7 मेजर टाइप्स के वेयर हाउसेज होते हैं। प्राइवेट, पब्लिक, कोल्ड स्टोरेज, बैंक वेयर हाउसेज और गोडाउंस, रेलवे वेयर हाउसेज ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड बॉन्डेड वेयर हाउसेज। ठीक है। बॉन्डेड वेयर हाउसेज से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो प्राइवेट वेयर हाउसेज वो होते हैं जो कि प्राइवेटली कोई एक इंडिविजुअल ओन करता है। वो या तो इसको बनवाएगा या खरीदेगा, है ना। और इसका यूज़ वो पर्सनल पर्पस के लिए करेगा, गुड्स को स्टोर करने के लिए करेगा। ठीक है। सो दीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल पर्पजेज। ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स यूज देम टू स्टोर गुड्स। प्राइवेट वेयर हाउसेज का अपोजिट होता है पब्लिक वेयर हाउस, जिसे कोई भी ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर यूज़ कर सकता है और उसे एक फ़ी पे करना होता है उसके बदले में। ठीक है। सो दे प्रोवाइड स्टोरेज सर्विस टू जनरल पब्लिक। एनी ट्रेडर कैन स्टोर हिज गुड्स इन पब्लिक वेयर हाउसेज बाय पेइंग सर्टेन चार्जेस। ओके। नेक्स्ट टाइप इज़ कोल्ड स्टोरेजेस। तो जो पेरिसेबल नेचर के गुड्स होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, एग्स, इनको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। These warehouses provide storage facilities to perishable goods like vegetables, fruits, eggs. They charge storage fee from the traders. तो ये पब्लिक वेयर हाउसेज की तरह ही है, बट ये कोल्ड स्टोरेज होते हैं ताकि पेरिशेबल गुड्स को इसमें स्टोर करके रखा जा सके सेफली। ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक वेयर हाउसेज और गोडाउंस। गुड्स प्लेस्ड टू बैंक्स अगेंस्ट लोन्स एडवांस्ड बाय देम आर केप्ट इन सच गोडाउंस। दे आर कंट्रोल्ड बाय बैंक्स। तो जब गुड्स पे लोन लिया जाता है, उनको प्लेज के फॉर्म में रखा जाता है बैंक के पास, तो इन गुड्स को स्टोर करने के लिए बैंक इन गोडाउंस को बनाती है और इन गोडाउंस पे किसका कंट्रोल रहता है? बैंक का ही कंट्रोल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेलवे वेयर हाउसेज। सो रेलवे स्टेशन पे जब सामान आता है तो जब तक वो डिलीवरी के लिए बाहर नहीं जाता, लोड नहीं होता, तब तक उसको स्टोर करने के लिए रेलवे वेयर हाउसेज होते हैं। रेलवे अथॉरिटीज एस्टेब्लिश दिस वेयर हाउसेज। गुड्स रिसीव्ड बाय रेलवेज आर स्टोर्ड इन सच वेयर हाउसेज टिल दे आर लोडेड फॉर डिलीवरी। ओके। Similarly, goods unloaded at the railway stations are kept in such warehouses till the owner claim them by submitting the railway receipt. ठीक है। Warehouses of Food Corporation of India. So these are under the control of Food Corporation of India and are used to store food grains procured from farmers for either to be distributed under public distribution system or for exigencies सच एज नेचुरल कैलेमिटी। ठीक है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या तो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या नेचुरल एक्सीजेंसीज के लिए गुड्स को, फूड ग्रेन्स को फार्मर से लेकर इन गोडाउंस में, इन वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखता है और ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बॉन्डेड वेयर हाउसेज। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। देखिए, ऐसे वेयर हाउसेज होते हैं ये जिनको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि वो इंपोर्टेड गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। देखिए, जब गुड्स का इंपोर्ट होता है ना, तो उसे लेने से पहले इंपोर्टर्स को इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है और उस ड्यूटी को पे करने के बाद ही वो उन गुड्स को ले जा सकता है। तो जब तक वो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करता, तब तक वो गुड्स सेफली बॉन्डेड वेयर हाउसेज में रखे होते हैं। ठीक है। दूसरा इसका पर्पज़ होता है री एक्सपोर्ट करना। जैसे कि किसी एक कंट्री से कोई सामान आया है और उसको फिर से एक्सपोर्ट करना है, किसी दूसरी कंट्री को बेचना है, तो वहाँ पे उस वेयर हाउसेज में ये गुड्स स्टोर रहते हैं और वहीं से डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है। समझ में आया? सो दीज वेयर हाउसेज आर सिचुएटेड नियर द पोर्ट्स। पोर्ट्स के पास होंगे, बंदरगाह के पास होंगे, तभी तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में हेल्प कर पाएंगे, है ना। and are licensed by the government to accept imported goods for storage.
Importers pay custom duties and after that they can take the goods to their destinations. ठीक है, the goods stored in these warehouses are called to be in a bond. in a bond मतलब अभी ये फ्री नहीं है, अभी ये बॉन्ड में है जब तक इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं की है इम्पोर्टर ने. ठीक है, goods which are meant for re-export are also kept in such warehouses. ठीक है, importance of bonded warehouses. So it provides storage facility to imported goods till the importers arrange for import duty. ठीक है, the goods stored in these warehouses may be taken in parts by paying proportionate import duty. तो importer अगर पूरी import duty की arrangement नहीं कर पा रहा है तो भी उसके पास जितना है वो उतना पे करके उतना ही सामान ले जा सकता है. ठीक है, proportionate में वो पे कर सकता है. The importers are allowed to take their customers in the warehouse for the inspection of goods. तो अगर importer अपने सामान को बेचना चाहता है और सामान को दिखाना चाहता है कस्टमर को तो वो कस्टमर को वेयर हाउस में लेके जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होती है और वो कस्टमर गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू स्टोर गुड्स विच आर इम्पोर्टेड टू एक्सपोर्ट टू सम अदर कंट्री and export directly from such warehouses without paying import duty. तो जब री एक्सपोर्ट करना होता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है. सामान कहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसेज में स्टोर्ड रहते हैं और वहीं से ही एक्सपोर्ट हो जाते हैं. ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका वेयर हाउसिंग का चैप्टर. आई होप कि क्लियर हुआ होगा. फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है, कोई कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको इसमें समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.